हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने जैसा कि आपको बताया था कि आज हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं लास्ट ईयर एग्जाम वगैरह में आए हुए हैं, उनका हम डिस्कस करेंगे। तो आज यहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस कुछ लिख लिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और पूरे इस चैप्टर का जो सॉलिड स्टेट वाला पूरा चैप्टर है, इस पूरे को एक तरीके से रिविजन टाइप आपका हो जाएगा। तो आप यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। इसको आपने पढ़ा भी हुआ है, समझाया भी था। निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? क्रिस्टलीय ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब पहला इसमें पॉइंट दिया आइसोट्रॉपी यानी समदैशिकता। दूसरा पॉइंट तीक्ष्ण गणना यानी जिनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट हो, यानी ठोस है जितना मेल्टिंग पॉइंट होता है उतने पर ही मेल्ट होते हैं, द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। अब देखिए ये वाला तो ठोसों का ही गुण है, क्योंकि हर ठोस का एक निश्चित मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे आयरन का 1600 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऐसे जितने भी मेटल्स हैं उनका एक मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट होता है। उस मेल्टिंग पॉइंट पर, उस टेम्परेचर पर जाके वो मेल्ट हो जाते हैं। एक निश्चित तथा नियमित ज्यामिति, ये भी ठोसों का ही गुण है। उच्च अंतरा आणविक बल, हम जानते हैं जो ठोसों के अणुओं के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो लगातार ठोस अवस्था में बने रहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे इस तरीके से पॉसिबल आंसर हुआ समदैशिकता यानी आइसोट्रॉपी। जब मैंने पढ़ाया था तब आपको ये बताया था कि जो आइसोट्रॉपी और एनआइसोट्रॉपी एक दूसरे की विपरीत चीजें हैं। आइसोट्रॉपी का मतलब समदैशिकता। समदैशिकता का गुण किन में पाया जाता है? एमोर्फस सॉलिड्स में, यानी अक्रिस्टलीय ठोसों में ये वाला जो गुण होता है अक्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है आइसोट्रॉपी, और इसका उल्टा होता है एनआइसोट्रॉपी। तो यहां पर आंसर ये है, और ये जो गुण है समदैशिकता का, ये पाया जाता है अक्रिस्टलीय ठोसों में। जबकि एनआइसोट्रॉपी यानी विषमदैशिकता, इसका जो आइसोट्रॉपी का उल्टा क्या होता है? एनआइसोट्रॉपी, विषमदैशिकता, वो जो गुण पाया जाएगा क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाएगा। अब क्लियर हो गई इसमें, यानी आंसर फर्स्ट हो गया। आंसर निकालना तो बता दिया हमने आपको, लेकिन आपको आइसोट्रॉपी और एनआइसोट्रॉपी का मतलब समझ लेना चाहिए। आइसोट्रॉपी की प्रॉपर्टी है वो अक्रिस्टलीय ठोसों में पाई जाती है, जबकि एनआइसोट्रॉपी की जो प्रॉपर्टी है वो पाई जाती है क्रिस्टलीय ठोसों में। इसको हमने बताया था, अब एक बार आप हमने पढ़ाया था उसको पलट के एक बार देखेंगे वहां पर थ्योरी में हमने क्या लिखा था। दूसरा क्वेश्चन है चतुष्कोणीय क्रिस्टल तंत्र में इकाई सेल के आयाम या पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं? अब जरा आप गौर करें। पहले पैरामीटर्स ने दिया तीनों साइड्स इक्वल, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। अगर आपको ध्यान हो, मैं छोटा सा डायग्राम बना के बता रहा हूं। क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में ये बता रहे हैं, यानी एक पॉइंट यहां कॉर्नर पे होता था सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। इसके अंदर क्या हुआ? तीनों साइड्स बराबर होंगी, ए बी सी। इसकी तीनों साइड्स आपकी बराबर होंगी, और इसके तीनों जो एंगल हैं यहां देख रहे हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ये भी तीनों कितने के होंगे? 90 के होंगे। तो ये वाला हमारा एक तरीके से क्यूबिक क्रिस्टल है। कैसा है? क्यूबिक क्रिस्टल सेल, यानी क्यूबिक यूनिट सेल है ये हमारा। दूसरे वाले को अगर आप देखें, इसके अंदर तीनों एंगल तो सेम है, 90 है, लेकिन a इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c। अगर आप इसको समझ रहे हो तो ये कुछ मैच बॉक्स टाइप का एग्जाम्पल है। माचिस की डिब्बी, मैच बॉक्स का जो आकार है इसी टाइप का। इसमें a इक्वल टू बी, नो ये मैच बॉक्स में नहीं है, हटाइए से, मैच बॉक्स के लिए ये नहीं है। उसमें तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती, ये होगा मैच बॉक्स का दिस नीचे, क्योंकि माचिस की डिब्बी की में जो तीनों साइड्स हैं अनइक्वल होती हैं, लेकिन उसके एंगल जो तीनों क्या होते हैं? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। अब आप इसे देखें, इसी हम कहते हैं टेट्रागोनल यानी चतुष्कोणीय। ये हमारा टेट्रागोनल, यानी यही हमारा आंसर है, टेट्रागोनल यूनिट सेल।
ये टेट्रागोनल यूनिट सेल है, तो यहाँ पे हमारा यही आंसर होगा। अब यहाँ पर ये अगला वाला ये है, इसमें A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, और ये जो अल्फा इज इक्वल टू बीटा 90 और ये गामा इज इक्वल टू 120, ये हमारा होता है हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो हमारा आंसर तो दिखाई पड़ रहा है कौन सा होगा, लेकिन बाकी जो दिए हुए हैं उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। और ये जो हमने यहाँ पर इसको मैच बॉक्स से कहा है, इसे हम कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। ऑर्थोरोम्बिक, बस इतना याद रखिए, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, ये टेट्रागोनल यूनिट सेल, ये क्यूबिक, और ये हमारा हेक्सागोनल। इसके अलावा इसमें अब 4 तो ये हो गए, 3 और रह गए, उनको आप उसमें से और पढ़ के देखेंगे। जैसे सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल होता है ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल, अनसिमेट्रिकल सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल होता है ट्राइक्लिनिक, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल सेल कौन किसकी होती है, तो हमें ध्यान होना चाहिए ट्राइक्लिनिक होती की सेल की होती है, और इसके अंदर A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90, यानी सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल होगा ट्राइक्लिनिक वाला, और इससे कम होता है फिर मोनोक्लिनिक वाला। और सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल सेल कौन सी होती है, ये होती है पहले वाली क्यूबिक क्रिस्टल सेल। लेकिन यहाँ पर जो आंसर है यहाँ के हिसाब से चतुष्कोणीय क्रिस्टल तंत्र के इकाई सेल के पैरामीटर, चतुष्कोणीय टेट्रागोनल कह रहा है, तो हमें मालूम है कि दूसरा आंसर हो जाएगा। लेकिन बाकी सबको भी हमें कंपेरिजन करके आंसर थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। ये कहा जा सकता है आपसे सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल जो यूनिट सेल है उसके पैरामीटर्स लिखो, तो मैंने यहाँ पे लिख दी, इनको आपको याद होना चाहिए सभी को। और सबसे कम सिमेट्रिकल के लिखो, तो ये आपका क्यूबिक यूनिट सेल हो जाएगा, क्यूबिक क्रिस्टल सेल हो जाएगा। क्लियर होगी बात? इसको आप डिटेल में ऐसे देख लेंगे जहां मैंने पढ़ाया था वहीं पर। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3, HCP। यहाँ क्वेश्चन में केवल HCP था, मैंने CCP और बढ़ा दिया। HCP या CCP व्यवस्था में गोले की समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? HCP में जाहिर सी बात है कितना होगा, 12 होगा। क्यों? अरे भाई 6 ऊपर हो जाएंगे, 6 नीचे हो जाएंगे, बीच में हो जाएगा 6 ऊपर वाले गोले 6 नीचे वाले गोले। HCP के नाम से जाहिर है हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। अब मान लीजिए इस तरीके से ये हेक्सागोन बनेगा और एक यहां से नीचे इस तरीके से बनेगा। तो समझने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हेक्सागन बन गया, एक गोला है। अब यहां पर ये गोले होंगे इस तरीके से, इसके 6 पॉइंट पर हेक्सागोनल। तो ये इसके बीच में ये गोले सब इससे मिल जाएंगे, तो यहाँ बीच में ये गोला जो आएगा इसके कांटेक्ट में कितने गोले आ जाएंगे? 12 गोले आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं HCP क्रिस्टल सिस्टम में कुल मिला के की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 12 होता है। यानी एक गोले के संपर्क में 12 गोले आएंगे किसी क्यूबिक क्लोज पैकिंग में। चौथा क्वेश्चन देखें, किसी एक परमाणविक पदार्थ की एक फलक केंद्रित इकाई में, फलक केंद्रित इकाई का मतलब FCC, हम पहले आपको फेस सेंटर्ड क्यूबिक, अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक में इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है ये आपको मैंने बताया था। तो सिंपल क्यूबिक में होता है 1, बॉडी सेंटर्ड में होते हैं 2, एक सेंटर वाला और जो 8 कॉर्नर्स पर हैं एक, उनकी वैल्यू हो गई। और एंड सेंटर्ड में भी कितने होते हैं? 2 परमाणु माने जाते हैं एक एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में। और यहां पर जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है इसमें एक तो कॉर्नर वाले की वैल्यू होती है और 3 हो जाती है फेस पर जो एटम्स होते हैं उनकी वैल्यू। तो यहाँ पे FCC में परमाणु की संख्या होती है 4। मैंने समझाया था, जब पढ़ाया था उसको आप पलट के एक बार देखेंगे। अब यहां देखें क्वेश्चन नंबर 5, NaCl के एक क्रिस्टल में Na+ आयन के चारों ओर कितने Cl- आयन उपस्थित रहते हैं? तो इसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं इसका में 6 होगा। ध्यान रखने की बात है इसमें ऑक्टाहेड्रली अरेंज होते हैं, अष्टफलकी होता है।
एक Na+ के चारों ओर 6 Cl- आयन होंगे, या एक Cl- के चारों ओर 6 Na+ आयन्स होंगे। अब आप थोड़ा यहां इधर देखिए, पोटेशियम BCC बॉडी सेंटर्ड जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। जब पोटेशियम BCC जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, पोटेशियम के की समन्वय संख्या क्या होगी? हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है कि इसने BCC कह दिया, बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या हुआ भाई? हमको इस तरीके से आप आकृति बनाते हैं हम यूनिट सेल की। अब यहां पर आप ये देखें, इसके बीच में होगा एक गोला, यानी एक पोटेशियम इसके बीच में होगा। तो 4 तो ऊपर वाले कांटेक्ट में आ गए, 4 नीचे वाले कांटेक्ट में आ गए। तो यानी एक गोले के कांटेक्ट में कुल कितने दूसरे गोले आ गए? 8। तो इसकी समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर कितना हो जाएगा? BCC में 8 हो जाएगा। 4 ऊपर वाले गोले कांटेक्ट से दबाएंगे तो 4 ऊपर वाले और 4 नीचे वाले। जो बीच में जो गोला है, बॉडी सेंटर्ड मींस एक उसमें जो गोला या परमाणु है बीच में होगा, बिल्कुल केंद्र में। इसी के ऊपर लगभग आधारित ये वाला सवाल भी है, लेकिन सवाल को घुमा के पूछा गया, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। एक आयनिक यौगिक में X धनायनों और Y ऋणायनों से निर्मित है। यदि Y को एकांतर कोणों पर, इसने एकांतर का मतलब यह है कि अल्टरनेट, यानी जो X है लगातार नहीं होगा, अल्टरनेट अगर कोणों पे, अब मान लीजिए ये यहां पर इस तरीके से आपने एक आकृति बनाई Q की, तो आप यहां पे इसे अभी समझते हैं आप, यानी एक आपका परमाणु यहां हो गया, फिर ये खाली रह गया, फिर एक यहां हो गया, तो बीच में खाली फिर यहां हो गया। फिर ऐसे ही आप इन कोनों के लिए करेंगे, एक यहां हो गया तो फिर ये खाली रह गया, फिर एक यहां हो गया। इस तरीके से कुल मिला के आप देख रहे हैं कितने, यानी 4 कोने खाली हैं और 4 कोनों पर X एटम मौजूद है कॉर्नर्स पर, ये X एटम मौजूद है कॉर्नर्स पर। अब ये हम जानते हैं कि 4 कॉर्नर पर, लेकिन एक कॉर्नर पर जो X एटम का जो हिस्सा कितना होगा, X एटम की कितना हिस्सा होगा, 4 कॉर्नर्स पर है, लेकिन एक कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है उस यूनिट सेल के लिए? 1/8 प्लस। तो यहां पर अगर आप X की केवल संख्या निकालें तो जो यानी 1/, यानी X का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/2 एटम, जबकि Y कहां पर है? विकर्ण के केंद्र पर, यानी यहां बीच में है। तो Y का कंट्रीब्यूशन कितने एटम का हो जाएगा? 1 का। अगर आप इसका रेशियो निकालें X/Y, क्या हो जाएगा? 1/2 रेशियो 1। अगर आप इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो यहां पर X और Y का रेशियो हो जाएगा 1/2, यानी इसका सूत्र क्या होगा? सूत्र इसका हो जाएगा X1Y2, यानी कि फार्मूला XY2। तो यहां पर इसमें हमारा ये आंसर बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ के निकालना है उसको आंसर। तो यहां पर सही आंसर होगा XY2। इस तरह के सवाल मैंने पहले भी कराए 2-3। एक क्रिस्टल में परमाणु, क्वेश्चन नंबर 8, एक क्रिस्टल में एक क्रिस्टल का मतलब आइडियल, एक मतलब क्रिस्टल यानी ठोस, क्रिस्टल में परमाणु निम्न स्थिति में होते हैं। यानी परमाणु या अणु किस स्थिति में होते हैं भाई? वो हिलडुल तो सकते नहीं, वाइब्रेट कर सकते हैं। अधिकतम स्थिति ऊर्जा तो पॉसिबल नहीं, अधिकतम स्थिति ऊर्जा तो आप केवल कह सकते हैं कि गैस फेज में होगी। न्यूनतम स्थिति ऊर्जा ये पॉसिबल है, शून्य स्थिति ऊर्जा हो नहीं सकती, क्योंकि शून्य स्थिति ऊर्जा केवल आदर्श क्रिस्टल में होगी। किसमें? आदर्श। अगर यहां पे ये लिखा होता कि आदर्श क्रिस्टल में परमाणु किस स्थिति में होते हैं तो क्वेश्चन होता शून्य स्थिति ऊर्जा, लेकिन यहां पे आदर्श क्रिस्टल नहीं कह रहा, केवल क्रिस्टल कह रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी ऊर्जा न्यूनतम होगी, न्यूनतम स्थिति ऊर्जा होगी, क्रिस्टल में उपस्थित परमाणु होगी, लेकिन आदर्श क्रिस्टल में स्थिति ऊर्जा शून्य होगी। हम जानते हैं आदर्श क्रिस्टल के बारे में जब बताया था वहां एंट्रोपी भी शून्य हो जाती है, एंट्रोपी शून्य होती है आदर्श क्रिस्टल में। तो सवाल को कई तरीके से पूछा जा सकता है, इसे अनंत स्थिति ऊर्जा हो नहीं सकती,
क्योंकि वो केवल गैसेस के लिए आप कह सकते हैं, वो भी आदर्श गैस होने की स्थिति में, अन्यथा उसमें भी आप अनंत स्थिर ऊर्जा नहीं कह सकते। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, तो यहां पर हमारा आंसर क्रिस्टल घनत्व को कम करने वाला दोष है। क्रिस्टल घनत्व को हम जानते हैं शॉर्टकट इफेक्ट में क्या होता है, लैटिस पॉइंट से जो कैटायन और एनायन दोनों निकल के हट जाते हैं। फ्रैंकल वाले में तो एक से निकल के बीच में आ जाता है। तो इसका मतलब केवल यही आंसर सही है, क्योंकि शॉर्टकट इफेक्ट में शॉर्टकी जो क्रिस्टल डिफेक्ट है, इसके अंदर जो आयंस हैं पॉजिटिव साइड से और नेगेटिव साइड से, दोनों साइड से क्रिस्टल से बिल्कुल दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एफ केंद्रों की उपस्थिति क्रिस्टल को, भाई सबसे चालक तो बनाई देती है थोड़ा सा, ये तो आप कह सकते हैं, लेकिन रंगहीन बना देती है, ये तो बिल्कुल गलत है। अचालक बना देती है, ये भी गलत है, क्योंकि थोड़ा सा चालकता तो बढ़ी जाती है लेकिन अचालक नहीं बनाती। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो सही आंसर है वो रंगीन बनाने वाला है, क्योंकि हमने आपको बताया था एफ केंद्रों में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिलोकलाइज्ड होते हैं, यानी अस्थानीकृत होते हैं, और दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम से यानी विव की ओर से ऊर्जा कलर को उसी उचित कलर के प्रकाश का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और लौट कर आते हैं, तो उसी रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, जिसके कारण वो क्रिस्टल हमें रंगीन दिखाई देता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ये रहेगा। एफ सेंटर वाला क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, और एफ केंद्र को शॉर्ट में जो डेफिनेशन से जो बताई लिखाई थी हमने, उसे मार्क करके याद करेंगे आप। अब देखिए ये हमारे सेमीकंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11-12, समूह 13 के एक तत्व को, यानी इसकी संयुक्ता 3 हो गई, समूह 13 का कोई तत्व है, कोई भी हो, या एल्युमिनियम हमने फॉर एग्जांपल लिख दिया अपनी तरफ से, समूह 13 के एक तत्व को सूक्ष्म मात्रा में जी माने अर्धचालक पदार्थ, जी में जी किस ग्रुप का एलिमेंट है, 14 का, इसकी संयुक्ता कितनी होगी 4, इसकी संयुक्ता कितनी है 3, मिलाने पर उत्पन्न होने वाला पदार्थ कुचालक होगा नहीं, कुचालक तो हो ही नहीं सकता, कंडक्टर होगा। एन प्रकार का अर्धचालक नहीं होगा, पी प्रकार का अर्धचालक होगा। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसको आप मैंने पढ़ाया था अभी, आर्सेनिक को सिलिकॉन में, इसे कहते हैं डोपिंग करना, जो कहते हैं सूक्ष्म मात्रा में मिलाते हैं। एस को एसआई में, एसआई यानी इसी ग्रुप का एलिमेंट होगा, ग्रुप 14 का, मिश्रित करने पर किस प्रकार का अर्धचालक निर्मित होगा, तो यहां पर आप कह सकते हैं एन प्रकार का अर्धचालक निर्मित होगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग करने से रह जाएंगे, उनके कारण ये एन प्रकार का अर्धचालक होगा। यहाँ पे कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होल्स होते हैं और यहाँ पे कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके बाद जो हमारा अगला पीरियड होगा, अगले वीडियो में या अगले पीरियड में हम आपको कुछ और ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे जो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इस चैप्टर में से ज्यादातर 1-2 नंबर के सवाल ही पूछे जाते हैं, और आप ध्यान रखें इसका, और छोटे क्वेश्चन करने, बड़े क्वेश्चन करने, एक न्यूमेरिकल कभी कभी 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। उसी तरीके से हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। अब कल को जो पीरियड होगा उसमें हम कुछ और आपको प्रश्न कराएंगे, उसके बाद ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप लगातार पढ़ते रहेंगे, कोई भी चैप्टर कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता, निरंतर इसके क्वेश्चंस का रिवीजन करते रहेंगे।